नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को देखने से पहले जो वीडियो के ऊपर थंबनेल था उसको देखकर पढ़कर सोच समझकर आपने क्लिक किया है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। क्योंकि इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करेंगे भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एक सपना होता है कि मैं एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनूं, जीएसटी का एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट बनूं। तो उसके दिमाग में एक ही बात चलती है कि अगर मेरे को अकाउंटेंट बनना है तो मेरे को टेली सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो वो इसी चक्कर में क्या करेंगे, आनन फानन के अंदर या तो कोई ऑनलाइन टेली सॉफ्टवेयर का कोई कोर्स परचेज कर लेंगे या फिर अपने नियर बाई के अंदर कोई जो इनका इंस्टीट्यूट होगा वहां पर वो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर की क्लास ज्वाइन कर लेंगे। और इसी के अंदर 90% स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे, उनको इतना तो पता है भी अकाउंटेंट बनने के लिए टेली का ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन उनको ये नहीं पता भी हमें टेली सॉफ्टवेयर सीखने तो जा रहे हैं, लेकिन टेली सॉफ्टवेयर को हमें सीखना किस तरीके से है, टेली सॉफ्टवेयर के अंदर हमें क्या क्या सीखना है वो भी प्रैक्टिकल तरीके से। ये 90% स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता। तो वो इसी चक्कर में क्या होता है भी अपना टाइम भी खराब कर लेते हैं, अपना पैसा भी खराब कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या चलती है भी हमें इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेना है, वहां पर हमें टेली सॉफ्टवेयर की बुक्स मिल जाएगी और उस बुक्स के अंदर जो हमारे कंटेंट होते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे कंपनी क्रिएट करना, लेजर क्रिएट करना, स्टॉक आइटम वगैरह क्रिएट करना, उस तरीके से वहां पर स्टेप बाय स्टेप कंटेंट बने होंगे। तो हम क्या करेंगे, उस बुक्स को देख के कंटेंट को पढ़ेंगे और जो बुक्स के अंदर कंटेंट लिखा हुआ है जहां पर वो स्टेप हमें दिए जा रहे हैं इस तरीके से आपको टेली सॉफ्टवेयर में यूज करना है, उसको हम फॉलो करते जाएंगे और जितने भी कंटेंट है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसे हमारा कंटेंट बुक्स का कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा टेली सॉफ्टवेयर का कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपके दिमाग में भी यही बात चल रही है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना भी ये बात इस वीडियो को देखने से पहले मेरे माइंड में भी यही ख्याल था भी हम बुक से टेली सॉफ्टवेयर का कोर्स है जो कंप्लीट कर लेंगे। तो इस वीडियो के अंदर अपनी पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे भी अगर आपको अकाउंटेंट बनना है, टेली सॉफ्टवेयर को सीखना है तो किस तरीके से सीखना है, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर अपनी डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपका टाइम और पैसा आपका बर्बाद ना हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन स्टूडेंट दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को सीखने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूट से वो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को सीख रहे हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है भी आपने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को बुक्स के साथ सीखा और उसके बाद आपने किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया, वहाँ पर आपसे इंटरव्यू के दौरान कुछ प्रैक्टिकल बातें पूछ ली गई जो कि आपने कोर्स के दौरान आपने उसको न तो सुना था और न ही उसको पढ़ा था और न ही टेली सॉफ्टवेयर के अंदर उसको यूज करके देखा था, यानी कि बाद में फिर आपको पता चला कि जो हमें अकाउंट्स के अंदर रियल बिजनेस की, अगर अपने अकाउंटिंग की बात करें भी रियल बिजनेस के अंदर जो हमें अकाउंटिंग करनी होती है तो वो तो हमने इंस्टीट्यूट के अंदर सीखा ही नहीं है। इंस्टीट्यूट के अंदर हमने केवल सॉफ्टवेयर का ज्ञान लिया है, लेकिन हमें जो जरूरी होता है भी रियल बिजनेस की जो हम प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करेंगे उसका ज्ञान हमें सॉफ्टवेयर के अंदर चाहिए होता है। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और इसी टाइप की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम टेली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, बीजी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, जीएसटी, इनकम टैक्स से रिलेटेड नई नई और लेटेस्ट वीडियो पोस्ट करते रहते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं भी टेली सॉफ्टवेयर को सीखने से पहले आपको किन किन चीज़ों का नॉलेज होना जरूरी है। क्योंकि देखो, टेली सॉफ्टवेयर है, टेली सॉफ्टवेयर एक कोई टाइपिंग करने का सॉफ्टवेयर नहीं है जैसा क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह होता है जहाँ पर अपने टाइपिंग कर लेते हैं, सेव कर लिया, डाटा हो गया। टेली सॉफ्टवेयर कंपनी ने कंपनियों की अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए ये टेली सॉफ्टवेयर को बनाया हुआ है। तो अगर आप किसी कंपनी की टेली सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो वहां पर जाहिर सी बात है कि उस कंपनी के अकाउंट्स ही आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो अगर आप अकाउंट्स मेंटेन करोगे तो इसके लिए आपको अकाउंट्स का नॉलेज होना पहले जरूरी है, टेली सॉफ्टवेयर तो बाद की बात है। यानी कि हम स्टेप बाय स्टेप अगर डिस्कस करते हैं तो यानी कि अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी है। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी बात होती है कि मैंने टेली ERP9 का कोर्स कर लिया या मैं टेली ERP9 को सॉफ्टवेयर को सीखना चाह रहा हूँ। देखो, टेली ERP9 सॉफ्टवेयर, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर, ये सारे टेली सॉल्यूशन कंपनी के ही द्वारा डेवलप किए हुए सॉफ्टवेयर हैं। टेली ERP9 की अगर अपने बात करते हैं तो ERP9 है जो कंपनी ने अब इसको बंद कर दिया, इसको टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसको आप इस चक्कर में तो बिल्कुल भी ना पड़े भी मेरे को ERP9 सीखना है, ठीक है ना। क्योंकि देखो, मैं स्टार्टिंग जब टेली 4.5 था उस वक्त से मैं टेली सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा हूँ और आज टेली प्राइम सॉफ्टवेयर आ गया। तो यहाँ पर जैसे जैसे ये रिलीज चेंज होते रहेंगे, टेली 4.5 आया, 5.4 भी आया, 6 भी आया, 8 भी आया, 7.2 भी आया, ERP9 भी आई, ERP9 के अंदर भी बहुत सारे रिलीज आए। उसके बाद में टेली प्राइम सॉफ्टवेयर आ गया, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर भी बहुत सारे रिलीज अपडेट हो गए, ठीक है ना। तो ये जो अपडेट है ये टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मिलता रहेगा। आप इस चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना कि मेरे को टेली ERP9 सीखना है, टेली प्राइम सीखना है।
लेकिन कोई भी आप सॉफ्टवेयर सीखो, टैली ERP9 का तो आप ख्याल मत निकाल दो, टैली ERP9 कंपनी ने क्लोज कर दिए। अगर आपसे कोई टैली ERP9 के नाम से कोई पैसा लूट रहा है तो आप उनको स्पष्ट रूप से बोल दो भैया टैली ERP9 नहीं सीखना, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ही सीखना है, ठीक है। और वो भी जो भी आप सॉफ्टवेयर सीखो वो आप इंटरनेट पे जाके गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो भी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का जो बिल्कुल लेटेस्ट रिलीज है वो अभी कौन सा चल रहा है। आपको जो भी सीखना होगा लेटेस्ट के साथ ही सीखना पड़ेगा। जैसे आपको मैं बता दूं भी आज की तारीख है भी 4 जुलाई 2025 की तारीख आज, ठीक है ना। तो 4 जुलाई 25 की बात करें तो यहाँ आज तक अगर मैं अपडेट रिलीज की बात करें तो 6.1 का रिलीज चल रहा है, ठीक है ना। देखो अब ये 6.1 है, हो सकता है कंपनी 10 दिन के बाद में 6.2 को भी निकाल दे, 6.3 भी आएगा, 6.4 भी आएगा, 6.5 भी आया था। ये टैली 2.0 से स्टार्ट हुआ था, टैली 1 से स्टार्ट हुआ था। तो ये जो रिलीज आएंगे ना, टैली सॉफ्टवेयर का नाम एक ही रहना टैली प्राइम, लेकिन इसी के अंदर रिलीज चेंज होते रहेंगे। अब ये रिलीज क्यों चेंज होते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई टैक्सेशन में चेंजिंग कर दी, जैसे कोई GST के फॉर्म के अंदर नया अपडेट दे दिया, TDS के अंदर कोई नया अपडेट दे दिया, तो जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से जो नए फॉर्म लागू होते हैं GST के, इनकम टैक्स के, TDS के, TCS के, तो वहाँ पर सॉफ्टवेयर वालों की मजबूरी हो जाती है भी वो जो डाटा जो गवर्नमेंट ने अपडेट किया है वो अपने क्लाइंट को उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोवाइड करवाए। तो जैसे प्रोवाइड कराएंगे तो उनको प्रॉपर क्या करना पड़ेगा, वो डाटा उस सॉफ्टवेयर के अंदर भी नया ऐड फीचर करना पड़ेगा। तो ऐड फीचर करेंगे तो क्या करेगा, कंपनी उसका रिलीज है जो थोड़ा चेंज कर देती है, 6.1 की बजाय 6.2 कर देगी। उसके बाद फिर कोई नया अपडेट आएगा, उसको अपडेट करेंगे तो 6.3 हो जाएगा। तो आप इस चक्कर में मत रहना भी मेरे को 6.1 ही सीखना है, 6.2 सीखना है, 5 सीखना है। आपको जो टैली सॉफ्टवेयर को सीखने से पहले जो आपको मैं बात बता रहा हूँ, और ये बात मैं बहुत सारी हमारी वीडियो थे जो पहले ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखे हैं, उसके बाद मैं हर बार ये बताता हूँ। और जो एक्सपर्ट अकाउंटेंट लोगों के आपने यूट्यूब पे जो वीडियो देखे होंगे उन लोगों ने भी यही आप लोगों को बताई है भी आपको टैली सॉफ्टवेयर को सीखने से पहले अकाउंट्स का प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टैली सॉफ्टवेयर का काम ही अकाउंट्स को मेंटेन करना है। तो इसके लिए आपको खुद को अकाउंट्स का नॉलेज होना जरूरी है, वो भी बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेट रूल एक्ट सेक्शन के साथ में भी। जैसे अभी GST है तो GST के अंदर कौन सा फॉर्म हमें GST रिटर्न के लिए फाइल करना होता है, उसके अंदर कौन कौन सा डाटा हमें देना होता है, इनकम टैक्स के लिए हमें कौन कौन सा डाटा तैयार करना होता है, कौन से रूल के अकॉर्डिंग हमें अकाउंटिंग करनी होती है, सेक्शन क्या है, कौन से सेक्शन के अंदर हमें GST का मतलब कोई RCM इनवॉइस बनाना है, इनकम टैक्स के तहत हमें कौन सा उसका TDS काटना है, कौन से सेक्शन में काटना है, क्या रूल है, उसकी थ्रेशोल्ड की लिमिट क्या है। तो ये अकाउंटिंग का जो नॉलेज है ना, ये आपको टैली सॉफ्टवेयर को सीखने से पहले अकाउंट्स का ये प्रॉपर नॉलेज जरूरी होता है। अगर अपने बात करते हैं भी इसका मतलब क्या बन गया, इसका मतलब यही बन गया भी जब भी आप अकाउंटिंग सीखो तो अकाउंटिंग सीखने से पहले हमारे बिजनेस के अंदर क्या होते हैं, रियल बिजनेस की बात करें तो वहाँ पर हमारे जो गोल्डन रूल्स होते हैं डेबिट के और क्रेडिट वाले, यानी कि हमें अकाउंट्स होते हैं हमारे पास में, तो उस अकाउंट्स के अंदर भी हमें डेबिट कौन से अकाउंट्स को करना होता है, क्रेडिट कौन से करना होता है, क्रेडिट कब किया जा सकता है, डेबिट कब किया जा सकता है, उसकी कंडीशन क्या होती है, तो इसके ऊपर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ये सारी बातें आपको स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए। आपने इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिकली अपने करके भी देखेंगे ताकि आपको पता चल सके, ठीक है ना। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आएगी अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है। उसके बाद आती है अपने टैली की अपने बात करें तो टैली के अंदर अगर आप सीख रहे हो तो टैली सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास में क्या चीज होगी, ये प्रॉपर आपको कंपनी क्रिएट, क्योंकि शुरुआत टैली सॉफ्टवेयर सीखोगे तो कंपनी तो आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो जब आप कंपनी क्रिएट करोगे टैली सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे अपने टैली सॉफ्टवेयर चलते हैं और वहाँ मान लीजिए आप जैसे कोई नई कंपनी क्रिएट करोगे तो आपको पता होना चाहिए भी यहाँ जो आप कंपनी क्रिएट करोगे इस कंपनी के अंदर आपको नाम प्रॉपर क्या देना होगा, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना, ये नहीं है भी आपने जो मर्जी है अपना नाम लिख दिया, किसी का भी नाम लिख के आप कंपनी बना दोगे। अगर आपको रियल बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है तो ये छोटी छोटी बातें आपको आज ही पता होना चाहिए। क्योंकि जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक इस तरीके का कोई एक वाउचर है, हम इन वाउचर को भी समझेंगे। जैसे आपके पास में कोई इस तरीके का वाउचर है और इस वाउचर के थ्रू अगर आपको ये बात बोल दी जाए भी आप हमें कंपनी क्रिएट करके बताओ, तो आप क्या कंपनी क्रिएट करोगे। तो बहुत सारे लोगों क्या करेंगे भी यहाँ पर SS ट्रेडिंग कंपनी का नाम लिखा हुआ है, इसी नाम से हम कंपनी क्रिएट कर देंगे। तो भाई यहाँ पर SS ट्रेडिंग कंपनी का नाम लिखा हुआ है तो यहाँ पर एक आप देखोगे तो स्मार्ट ट्रेडर्स का भी नाम लिखा हुआ है। अगर आपको यहाँ पर ये दिख रहा है भी स्मार्ट ट्रेडर्स का नाम है, SS ट्रेडिंग कंपनी का नाम है, तो कंपनी तो दोनों ही है इसके अंदर। कंपनी आप किस नाम से क्रिएट करोगे, तो आपको इस बात का पता ही नहीं है कि हमें SS ट्रेडिंग करना है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप SS ट्रेडिंग कंपनी के नाम से मान लीजिए आपने कंपनी बना भी दी, तो ये कंपनी बना दी तो आपको पता होना चाहिए भी ये जो आपके सामने इनवॉइस है, इस इनवॉइस की एंट्री आपको किस तरीके से करनी होगी।
और अगर आप मान लीजिए स्मार्ट एड्रेस के नाम से कंपनी क्रिएट करते हो तो उस कंडीशन के अंदर आपको इस वाउचर की एंट्री किस तरीके से करनी होगी, क्योंकि ये नॉलेज आपको तभी मिल पाएगा जब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। ये आपको किताबें नहीं सिखा सकती, चाहे वो टेली की किताब हो चाहे वो किसी का नोट्स हो। तो इसी के लिए आपको एक परफेक्ट अकाउंटेंट के अंडर में रह के ही आपको अकाउंटिंग है जो टेली सॉफ्टवेयर को सीखना चाहिए। आपको मेरी पर्सनल राय आप लोगों को यही है। तो यहाँ पर आपको कंपनी क्रिएट करने का तरीका पता, बाकी तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास में ऑप्शन आ जाते हैं भी आपको कौन सा स्टेट है, कंट्री क्या है, टेलीफोन, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ आ जाता है, फाइनेंस ईयर भी आप सिलेक्ट कर दोगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है भी कंपनी का नाम, उसका प्रॉपर एड्रेस हमें वहाँ पर सॉफ्टवेयर के अंदर डालने का, ठीक है। उसके बाद में जैसे कंपनी क्रिएट कर दी, तो कंपनी क्रिएट करने के बाद में हमें कंपनी की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करनी भी आपको आनी चाहिए टैक्सेशन की। जैसे हमारा कोई जीएसटी है तो आपको पता है भी जीएसटी से रिलेटेड अगर आप ऐसी कंपनी का काम कर रहे हो तो उसके पास में जीएसटी नंबर है। तो अगर आपने कंपनी क्रिएट कर ली तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंपनी हमने क्रिएट कर ली, जीएसटी का डाटा आ गया, तो जीएसटी के अंदर हमें यहाँ पर रेगुलर सेलेक्ट करना है या कंपोजिशन करना है। तो इससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए भी रेगुलर और कंपोजिशन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। भी रेगुलर हमें किस कंडीशन में करना है, अब आपको पता कैसे चलेगा भी जिस कंपनी का आप अकाउंटिंग कर रहे हो वो कंपनी रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड है या फिर कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है। तो इसका भी आपको तभी पता चलेगा जब आपने अकाउंट्स को, जीएसटी को प्रॉपर से प्रैक्टिकली समझा होगा। उसके बाद में आपकी कंपनी का जीएसटी नंबर कहाँ लिखना है, आपकी जो जीएसटी R1 की जो प्रायोरिटी है वो आपको कौन सी है, मंथली है या क्वार्टरली है, मंथली किस कंडीशन में होती है, क्वार्टरली रिटर्न जीएसटी R1 की किस कंडीशन में फाइल की जाती है, इसका भी नॉलेज आपको चाहिए। उसके बाद में अगर अपने बात करते हैं ई इनवॉइस की, ठीक है, तो ई इनवॉइस कब लागू होता है, किस कंडीशन में हमें ई इनवॉइस बनाना पड़ता है, ई वे बिल की कंडीशन क्या होता है, ई वे बिल किस कंडीशन में बनता है, कौन सी कितनी अमाउंट के बाद हमें ई वे बिल बनाना पड़ता है। तो ये बेसिक बातें आपको टेली सॉफ्टवेयर को सीखने से पहले ही पता होना चाहिए। हालांकि ये छोटी छोटी बातें आपको बुक्स के अंदर मिल जाएंगी, लेकिन ये बुक्स, क्योंकि ये बुक कई बार ऐसा होता है भी आप सॉफ्टवेयर तो आपके सामने 6.1 है, हो सकता है बुक्स आपके पास में 5.0 की हो। तो गवर्नमेंट रूटीन के अंदर ये जीएसटी के अंदर ई वे बिल है, ई इनवॉइस है, इनकी लिमिट भी चेंज होती रहती है, इनकी कंडीशनें भी चेंज होती रहती है। तो हमें बिल्कुल जीएसटी और इनकम टैक्स का जो रूल है, उनके एक्ट है, उनके सेक्शन है, उनके साथ हमें अप टू डेट रहना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अपडेट रहेंगे तभी हम सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकली एंट्री कर पाएंगे। उसके बाद जैसे हमने डिस्कस किया ई वे बिल और ई इनवॉइस की डिटेल हमें किस तरीके से मेंशन करनी होती है, उसकी कंडीशन क्या हुआ है। उसके बाद में जैसे हमें बात आती है कि हम टेली सॉफ्टवेयर में काम करेंगे तो हमें लेज़र क्रिएट करने की भी जरूरत पड़ेगी। तो अब लेज़र आपको पता होना चाहिए भी जो आप टेली सॉफ्टवेयर में हमें लेज़र हम बनाएंगे, ठीक है ना, जो लेज़र अगर आप यहाँ पर क्रिएट करोगे, आपको पता है भी हम लेज़र पे जाके क्रिएट कर लेते हैं, ये आपको पता है। या आप मान लीजिए किसी का नाम भी आपने लिख दिया मान लो, ठीक है, उसके बाद एंटर मारोगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए भी जो आपने लेज़र यहाँ क्रिएट कर रहे हो उसका आपको इस लिस्ट ऑफ ग्रुप में से कौन सा ग्रुप आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी कि आपका ग्रुप इसके अंदर कौन सा सेलेक्ट कर जाएगा। ग्रुप से आपको ये पता होना चाहिए भी ये जो हमारा ग्रुप आ रहा है इस ग्रुप के थ्रू, ठीक है ना, अभी हमारा कोई इनकम का लेजर बन रहा है, कोई एक्सपेंसेस का लेजर बना रहे हैं, ये हमारा कोई लायबिलिटी का लेजर है, या कोई एसेट्स है, या कोई टैक्स से रिलेटेड कोई लेजर है, तो इसका नॉलेज आपको चाहिए, ठीक है ना। लायबिलिटी का मतलब ये आपका ये कोई लोन का संबंधित लेजर है, कोई सेंट्री क्रेडिटर का लेजर है, या कोई आपकी लायबिलिटी है। एसेट का मतलब ये आपका ये कोई बैंक का लेजर बन रहा है, कोई सेंट्री डेप्टर बन रहा है, या कोई एसेट्स का लेजर बन रहा है, कोई फिक्स्ड एसेट है, कोई बैंक का है, किस टाइप का आप लेजर क्रिएट कर रहे हो, तो आपको भी इस चीज़ का भी पता होना चाहिए। हालांकि बुक्स के अंदर आपको ये छोटी बातें मिल जाएगी भी आप मान लीजिए इस पर्सन को जो हम लेजर यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पर आपने इस कस्टमर को गुड्स है जो सेल किया है, तो आपको पता होना चाहिए भी इसका लेजर हमें सेंट्री डेप्टर के ग्रुप के अंदर हमें इसको रखना होता है। अभी आपको इतना तो पता चल गया भी ये हमारा कस्टमर है तो हम इसको सेंट्री डेप्टर में रखेंगे, ठीक है ना। जैसे हम सेंट्री डेप्टर सेलेक्ट किया तो आपको यहाँ पर देखोगे कि सेंट्री डेप्टर भी एक तरीके का करंट एसेट का ही पार्ट होता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपने इस कस्टमर से जो आप लेजर क्रिएट कर रहे हो, ये आपका एक दुकानदार है, आपका एक सप्लायर है, इनसे आपने गुड्स परचेज किए हैं, तो बुक्स के अंदर आपको ये बात पता चल जाएगी भी आपने जिससे प्रोडक्ट परचेज करते हैं वो अपना सेंट्री क्रेडिटर होता है। तो क्रेडिटर का मतलब हो गया भी आप यहाँ देखोगे भी ऑटोमेटिक सेंट्री क्रेडिटर हमारा करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है, यानी कि ये हमारा सीधा बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए भी ट्रेडिंग का पार्ट कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का पार्ट कौन सा होता है, और बैलेंस शीट के अंदर कौन कौन से लेजर हमारे शो होते हैं। तो इस चीज़ का भी नॉलेज आपको जरूरी होता है। उसके बाद आती है स्टॉक आइटम की। भी आपने लेजर क्रिएट कर दिया तो आपकी जाहिर सी बात है, अभी आपकी कंपनी के अंदर कुछ प्रोडक्ट भी होंगे जो आप सेल करते होंगे, तो जो आप अपनी बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्ट है
उसका भी प्रोडक्ट की यूनिट, स्टॉक आइटम वगैरह जो ग्रुप है, उनकी कैटेगरी है, उनकी जो जीएसटी से रिलेटेड डिटेल है वो भी आपको प्रॉपर सही तरीके से पता होनी चाहिए। जैसा कि मान लीजिए हमने कोई एक इनवॉइस है और इस इनवॉइस के अंदर मान लीजिए हमें एक ये प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, तो अब इस प्रोडक्ट का नाम हमें किस तरीके से लिखना है, इसका जो HSN कोड है वो भी हमें लिखना जरूरी है, इसका जो टैक्स का रेट है वो टैक्स का रेट हमें वहाँ पर भी देना जरूरी है, ठीक है ना। अब ये जो यूनिट है इसकी, ये यूनिट भी हमें डालनी जरूरी है। तो इस चीज़ का भी आपको प्रैक्टिकल पता होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हम एक स्टॉक आइटम पर चलते हैं, इसी स्टॉक आइटम को हम उठा लेते हैं जो अभी हमने इस इनवॉइस में देखा। जैसे मान लीजिए बजाज क्रिस्ट के नाम से एक हमारे पास में प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए मैंने बजाज क्रिस्ट के नाम से यहाँ पे एक प्रोडक्ट है, तो जैसा आपने देखा भी हमारे पास में ये बजाज क्रिस्ट के नाम से आपने एक प्रोडक्ट का नाम बना लिया। उसके बाद में आपको यहाँ पर देख रहे हैं इंटर मारेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए ये बजाज क्रिस्ट के अगर आपने ग्रुप का क्रिएट करें तो आपको पता होना चाहिए भी एक तरीके के हमारा फैन से रिलेटेड ये प्रोडक्ट है। तो आप चाहो तो आपको यहाँ पर एक ग्रुप क्रिएट कर देना होगा फैन का, ठीक है। अब फैन भी हमारे पास में अलग अलग होता है, टेबल फैन भी हो सकता है, सीलिंग फैन भी हो सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से ग्रुप बनाना चाहते हो तो इस तरीके से भी हम आपको ग्रुप बना सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद में जीएसटी है या नहीं है इस प्रोडक्ट पर, जीएसटी है तो हमें इसको एप्लीकेबल करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारे HSN कोड होते हैं यहाँ पर, जैसे ये HSN कोड है तो ये HSN कोड हमें यहाँ लिखने होते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई डिटेल हेयर पे क्लिक करेंगे तो ये आप इस ऑप्शन के अंदर ये डिटेल लिख सकते हो। उसके बाद में जो जीएसटी का जो टैक्स रेट है वो टैक्स रेट हमें यहाँ पर लिखना होता है। हालांकि ये छोटी छोटी बातें आपको बुक्स के अंदर भी तो मिल जाएंगी, कंपनी लेजर क्रिएट करना, स्टॉक आइटम क्रिएट करना बुक्स के अंदर भी मिल जाएगी, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। ये बुक्स को देख के भी आप बना सकते हो, लेकिन इसका प्रैक्टिकल इफेक्ट कहाँ पड़ता है उसके ऊपर अपने भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात आती है भी स्टॉक आइटम सब कुछ कर लिया तो आपको एंट्रियाँ भी करनी पड़ेगी। जैसे आपके पास में परचेज बिल है तो परचेज बिल की भी एंट्री करनी पड़ेगी, सेल बिल की करनी पड़ेगी, पेमेंट भी करनी पड़ेगी, रिसिप्ट भी करनी पड़ेगी, कॉन्ट्रा वगैरह इस तरीके की एंट्री करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें रिपोर्ट भी चेक करनी पड़ेगी कि हमारी जो एंट्री हमने कर दी, अब हमें GSTR1 का रिपोर्ट भी तैयार करना होगा। मंथली अगर अपने बात करें तो GSTR1 के अंदर जो आपकी GSTR1 सॉफ्टवेयर बना रहा है उसने प्रॉपर सही तरीके से GSTR1 की रिटर्न को तैयार किया या नहीं किया, उसके अंदर हमने कोई गलती तो नहीं कर दी, जो डाटा हमारा है वो पोर्टल पर से अपलोड हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो इसका भी नॉलेज आपको चाहिए, ठीक है। अब अपने एक थोड़ा सा एग्जांपल पे चलते हैं। जैसा अभी हमारे पास में एक ये इनवॉइस है, अपने एक ने इसी का इनवॉइस निकालते हैं। जैसे हमारे पास में एक ये इनवॉइस है, इनवॉइस देखने को पता चल रहा है भी ये टैक्स इनवॉइस है, इनपुट का टैक्स भी आप इसका क्रेडिट है जो लाइजिबल हो, इनपुट टैक्स हम क्रेडिट ले सकते हैं इस कॉपी के कस्ट में, ठीक है। टैक्स इनवॉइस आ गया, इनवॉइस की अमाउंट आ गई 1,28,693 रुपये की। और यहाँ अगर अपने थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली देखें, जैसे मैंने एक एंट्री लिख रखी है वी गुड्स परचेज फ्रॉम एसएस ट्रेडिंग कंपनी, 1,28,693 रुपये का है और ये इसका इनवॉइस नंबर है। अब हो सकता है भी आपको बुक्स के अंदर जो एंट्री मिलेगी, ठीक है ना, या नोट्स के थ्रू मिलेगी तो वहाँ पर कुछ एग्जाम्पल को समझने के लिए कुछ इस तरीके की एक लाइन लिख दी जाएगी। तो अब आपको सबसे पहले तो इस चीज़ का पता होना चाहिए ये जो गुड्स परचेज ये जो वर्डिंग लिखी हुई है, या चाहे आपके सामने इस तरीके का ओरिजिनल इनवॉइस भी आ जाए तो इस ओरिजिनल इनवॉइस की कहानी क्या बनेगी, ठीक है ना। तो हमें पता होना चाहिए भी गुड्स हमने परचेज किया है, यानी कि गुड्स हमारे बिजनेस के अंदर आया है, तो हम क्या करने वाले हैं ये परचेज के अकाउंट को तो हम डेबिट करेंगे। खरीदा किससे है, एसएस ट्रेडिंग कंपनी से, तो एसएस ट्रेडिंग कंपनी के लेजर को अपने क्रेडिट करने वाले हैं। तो इसका बुक्स के ऊपर हमारी इफेक्ट क्या करने पड़ने वाला है, ये परचेज हमने किया है, ठीक है। परचेज हमारा किससे रिलेटेड है, ये हमारा रियल अकाउंट से रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो हम कह सकते हैं भी ये हमारी बिजनेस की एक तरीके की एक्सपेंसेस आप मान सकते हो, क्योंकि परचेज को हम एक्सपेंसेस ही मानते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज के अंदर। तो हमारा ये ट्रेडिंग अकाउंट आएगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमें ये परचेज रहेगी हमारी। और ये एसएस ट्रेडिंग कंपनी की बात करें तो ये कंपनी का लेजर है, और ये कंपनी हमारे का लेजर है, एक तरीके से हमारा लाइबिलिटी है, जिसको अपने बोल सकते हैं भी ये हमारा सैलरी क्रेडिटर है। तो अब इसका जो बैलेंस जाएगा ये बैलेंस हमारा बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। और ये हमने परचेज कर ली, तो परचेज करी तो एजिट हमारा स्टॉक बच गया, तो यानी कि जितने का हमारे पास में स्टॉक है उतनी बराबर में हमारे पास में लाइबिलिटी भी है, तो लाइबिलिटी और एसेट आपकी बराबर चलेगी। तो इसका इफेक्ट आपको पता होना चाहिए। अब अपने चलते हैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल एंट्री अपने सॉफ्टवेयर में करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले अपने एक बार बैलेंस शीट पे चलते हैं ताकि आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझे। अगर अपने यहाँ बात करते हैं सैलरी क्रेडिटर की, ठीक है, तो सैलरी क्रेडिटर की अगर अपने फाइनल अमाउंट की बात करें, आप यहाँ देखोगे 1,41,043 रुपये का बैलेंस आ रहा है। अपने इसको नोट करते हैं ताकि हमें बाद में दिक्कत ना आए, यानी कि 1,41,043 रुपये।
ये हमें बैलेंस शीट में किस तरीके से किस साइड में दिख रहा है, ये हमें लाइबिलिटी साइड में दिख रहा है, ठीक है ना। ये लाइबिलिटी साइड का पार्ट आ रहा है 1,41,043 रुपये का। और अपने यहाँ पर इस साइड में एसेट्स की बात करें, एक जैसे हमारे पास में केस की एंट्री है 1,38,531 रुपये का हमारे पास में यहाँ पर अभी केस है 1,38,531 का। तो अपन इसको भी नोट करते हैं 1,38,531 का, ये हमारे पास में है कैश बैलेंस और ये हमारे पास में सेंड्री क्रेडिटर, यानी कि ये हमारी लाइबिलिटी है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर एक एंट्री लिखी हुई है, जैसे यहाँ लिखती है भी कैश पेमेंट टू एसेट ट्रेडिंग कंपनी 9,000 रुपये की हमने पेमेंट करी है। तो अब मान लीजिए आपको इतना तो पता है भी हमने पेमेंट करी है और इसकी एंट्री हम टैली सॉफ्टवेयर में पेमेंट वाउचर में जाके कर देंगे, इतना आपको पता है। यानी कि हमने एसेट ट्रेडिंग कंपनी को पेमेंट करी है तो एसेट ट्रेडिंग कंपनी का अकाउंट डेबिट होगा, कैश पेमेंट करी है तो कैश का जो लेजर है वो क्रेडिट हो जाएगा, इतना तो आप कर दोगे। लेकिन अब आपको ये पता होना चाहिए भी इस एंट्री को करने के बाद में हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले अपने इसी एंट्री को करते हैं 9,000 रुपये वाली एंट्री को, और फिर आपको मैं इसी का एक वाउचर दिखाता हूँ भी वाउचर आपको किस तरीके से देखने को मिलता है। इसका एंट्री करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वाउचर पे जाना है, पेमेंट वाउचर की एंट्री करेंगे तो आपको F5 यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ आपने क्या करेंगे, वाउचर का नंबर यूज़ करने वाले हैं, कौन सा 693 का, तो हमने 693 को यूज़ किया, ठीक है। डेबिट अपने करने वाले हैं एसेट ट्रेडिंग कंपनी को, अमाउंट कितनी है 9,000 रुपये की, और मैं इसको एक बारी कैश पेमेंट यहाँ से कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एंटर मार के मैंने एंट्री कर दी। अब ये एंट्री तो मैंने कर दी, तो अब हमारी बुक्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर लिखा था भी हमारे सेंट्री क्रेडिटर है 1,41,043 के और कैश बैलेंस था 1,38,531 का। तो देखो अब हमने इसको प्रैक्टिकली अगर हमने समझने की कोशिश करें तो हमने कैश पेमेंट करी है, यानी कि हमने एक तरीके से कह सकते हैं भी हमारे ऊपर जो कर्जा था ना वो हमने कर्जा चुका दिया 9,000 रुपये से। तो सेंट्री क्रेडिटर भी एक तरीके से हमने कह सकते हैं भी हमारी फर्म के ऊपर हमारी कंपनी के ऊपर एक तरीके से कर्जा ही है, क्योंकि ये पेमेंट भी हमने लोगों के मार्केट में पेमेंट करनी है, तो ये हमारी कंपनी के ऊपर एक तरीके से कर्जा है। और जब हमने 9,000 रुपये का भुगतान लोगों को कर दिया, पेमेंट कर दी, तो इसका मतलब क्या बन गया भी हमारा 9 लाख रुपये से ये जो कर्जा है, अब ये 9 लाख रुपये से कर्जा हमारा कम हो जाएगा, यानी कि लाइबिलिटी कम हो जाएगी। अब लाइबिलिटी कम हो जाएगी तो हमने कैश पेमेंट कर दी, तो हमारे पास में जो एसेट्स थी यानी कि जो प्रॉपर्टी थी वो 9,000 रुपये से हमारी प्रॉपर्टी भी कम हो जाएगी। अब अपने बैलेंस शीट पे जाके चेक करते हैं इसको, इस एंट्री 9,000 रुपये की एंट्री करने के बाद में बुक्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। बैलेंस शीट पे जाएंगे, एल्टा फंड डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, और यहाँ अगर आप देखोगे ये जो सेंट्री क्रेडिट की अमाउंट अब आप देखो कितनी है 1,32,043 रुपये का भी हमारे पास में सेंट्री क्रेडिटर की पेमेंट आ गई, यानी कि ये हमारी लाइबिलिटी अब कम हो चुकी है। और यहाँ पर अपने केस की बात करें तो अब आप देखोगे यहाँ पे केस नेट कितना आ रहा है 1,29,531 रुपये का, तो यानी कि बराबर में हमारी प्रॉपर्टी है, एसेट साइड है। आप यहाँ देखो ये हमारी एसेट साइड होती है बैलेंस शीट के अंदर, और ये सारे के सारे जो भी होते हैं ये हमारे एसेट साइड के अंदर ही आते हैं, जैसे कि फिक्स्ड एसेट हो गया, स्टॉक हो गया, सेंड्री डेब्टर हो गया, कैश इन हैंड हो गया, बैंक हो गए, ठीक है ना, या कोई लोन एंड एडवांसेज हो गए, तो ये सारे के सारे हमारे एसेट साइड के पार्ट होते हैं। तो हमारा अभी जो पहले हमारे पास कैश बैलेंस कितना था 1,38,531 का, और अब हमारे पास में कैश बैलेंस कितना बच गया 1,29,000 का, क्योंकि अगर आपका कर्जा कम हुआ है तो आपकी प्रॉपर्टी भी, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी में से ही तो कर्जा चुकाया है, तो एसेट्स आपकी कम होगी तो आपका लाइबिलिटी भी कम होगी। अगर आप मान लीजिए आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई गुड्स परचेज कर लिया तो इसका मतलब आपके पास में स्टॉक भी आ गया, तो आपके ऊपर कर्जा बढ़ेगा तो बराबर में आपके पास में ये स्टॉक की वैल्यू भी तो बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से आपको जो भी आप एंट्री करोगे, चाहे वो परचेज करो, सेल करो, पेमेंट करो, रिसिप्ट करो, कोई भी वाउचर की एंट्री करो, तो आपको पता होना चाहिए भी इस एंट्री करने से हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब मान लीजिए आपके पास में कोई ये परचेज इनवॉइस है, ठीक है, और आप मान लीजिए आप इस परचेज इनवॉइस की टैली सॉफ्टवेयर में एंट्री करोगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस एंट्री करने से हमारे बुक्स के अंदर क्या फर्क पड़ेगा भी 1,14,221 रुपये की हमारी परचेज है जो बढ़ जाएगी, यानी कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर इसका इफेक्ट पड़ेगा। और यहाँ अगर अपने बात करें CGST और SGST की, तो ये हमारी कंपनी के लिए क्या बनने वाला है, इनपुट टैक्स बन जाएगा इसके, अगर अपने परचेज एंट्री करते हैं तो, ठीक है। तो ये हमारे पास में स्टॉक आ गया, ये हमारी एक तरीके से हमने GST का एडवांस टैक्स पे कर दिया, तो ये भी हमारा एक तरीके की एसेट बन चुकी है, ये स्टॉक बच गया, ये भी हमारा एसेट है, तो बराबर में 1,28,693 का ये हमारे पास में लाइबिलिटी आ जाएगी। और यहाँ अपने बात करें डिस्काउंट की, तो ये 2,626 रुपये हमें डिस्काउंट मिला है, तो ये हमारा इनकम बन चुकी है,
तो यानी कि ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का पार्ट है। 1,28,693 रुपये की अमाउंट है, ये हमारी बैलेंस शीट में जाएगी, ये हमारा स्टॉक में चला जाएगा, ये हमारा एसेट साइड में आ जाएगा। आप इस चाहे तो आप इसको एसेट साइड में देखोगे, या टैली सॉफ्टवेयर आपको इसको लायबिलिटी साइड के अंदर, इस साइड के अंदर इस तरीके से माइनस में भी दिखा सकते हैं। जैसे अभी तो हमारे पास में ये जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस हैं ये पॉजिटिव प्लस में आ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें ये हमारी लायबिलिटी बन चुकी है, इसका पेमेंट हमें करना है, तो ये हमारी लायबिलिटी है। तो अगर हम परचेज की एंट्री करेंगे तो आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी, तो बराबर में आपका क्लोजिंग स्टॉक भी तो बढ़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक यानी कि लायबिलिटी बढ़ेगी तो एसेट बढ़ेगा। तो इस तरीके से आपको जो बैकग्राउंड के अंदर हमारी अकाउंटिंग के ऊपर जो इफेक्ट पड़ने वाले हैं उसका नॉलेज आपको पहले चाहिए, और वो नॉलेज आपको तभी मिल पाएगा जैसे हमने स्टार्टिंग के अंदर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था जिसके ऊपर हमने डिस्कस किया था, भी अकाउंट्स का प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। और अकाउंटिंग अगर आप सीख रहे हो, टैली सॉफ्टवेयर को आप सीख रहे हो, तो आपके पास में जो अकाउंटेंट है जो ऑलरेडी अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, अगर उनके अंडर में रह के अगर आप टैली सॉफ्टवेयर को सीखोगे तो वहाँ पर वो सारा का सारा आपको प्रैक्टिकली नॉलेज मिलने वाला है। और उसके साथ साथ बात करें कुछ अपने टैक्सेशन की, तो आपको पता होना चाहिए जीएसटी के अंदर आरसीएम इनवॉइस जीटीए कब बनता है, प्रॉपर्टी की रेंट पे कब बनता है, कौन से सेक्शन में बनेगा, ठीक है ना, टीडीएस की ऑल सेक्शन परचेज पे है, सेल पे है, किस कंडीशन में लागू होती है, 43 भी है जो हमारी पेमेंट होती है क्रेडिटर्स की 45 डेज के अंदर एमएसएमई के रूल के अकॉर्डिंग, तो हमें किस कंडीशन में पेमेंट करनी होती है, किसके ऊपर ये एमएसएमई वाला ये 43 भी है जो क्लोज है इनकम टैक्स का, ये कब लागू होता है, आईटीसी क्या होता है, आईटीसी में रिवर्सल कब करना पड़ता है, जीएसटी का इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, बैंक स्टेटमेंट किस तरीके से बनाई जाती है, बैंक स्टेटमेंट को हम रिकंसाइल किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारी की सारी बातें आपको प्रैक्टिकल अकाउंटिंग सीखने पर ही मिलेगी। ये सारी बातें आपको केवल टैली सॉफ्टवेयर सीखने से नहीं मिल सकती। तो आई होप कि आपके दिमाग में जो ये बात क्लियर थी कि हम टैली सॉफ्टवेयर को सीखने के बाद अकाउंटेंट बन जाएंगे। टैली सॉफ्टवेयर को अगर हमने बुक से सीख लिया तो हमारा टैली सॉफ्टवेयर का कोर्स हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, तो ये बात आपके दिमाग से क्लियर हो चुकी होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई सवाल चल रहा है टैली सॉफ्टवेयर को सीखने से रिलेटेड या अकाउंटिंग को सीखने से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का रिप्लाई देने के लिए, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कर देना।